नमस्कार दोस्तों, अरिहंत पढ़ाकू के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा यार कि हम लोग सेशन 2021-22 के अकाउंट्स के पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि यार अकाउंट्स का पेपर कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी फायदा है, तभी आप अपनी रणनीति बना सकते हैं कि सीबीएसई जो आपके प्रहार करेगा आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं श्रीनिवास प्रीमियर एजुकेशन गाजियाबाद से आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2 डिवाइड कर दिया है और आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए एमसीक्यूज को फेस करने के लिए और ये पूरा का पूरा सेशन अमेजिंग तरीके से निकालने के लिए और अच्छे तरीके से स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों, सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है, बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि पिछले साल अगर मैं सेशन 2021 की बात करूं कि पहले सीबीएसई ने क्या करा कि भैया मार्च का पेपर जो है वो मई में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद जब कोविड का प्रकोप आया मार्च अप्रैल के महीने में तो सीबीएसई ने पेपर कैंसिल कर दिया और स्कूल वालों के इंटरनल्स के बेसिस पे 10वीं 11वीं के स्कोर के बेसिस पे बच्चों के नंबर्स एलोकेट हुए हैं। और यार हम सभी को पता है 11वीं में तो देखो हम पढ़ाई करते नहीं है और 12वीं के प्री बोर्ड में जब हम लोग एक आध बार कम नंबर लाते तब जाके तो अकल आती है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, 40 आए थे मेरे मैथ्स में 12वीं क्लास के प्री बोर्ड में और बोर्ड में 94 आए क्योंकि भाई झटका मिला था ना, उसके बाद पढ़ाई शुरू करी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं दोस्तों और उनको सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आई बिलीव दैट कोविड के इस चक्कर में सीबीएसई का बहुत अच्छा मूव है कि यार 2 बार पेपर कंडक्ट करवा दिया जाए ताकि यार अगर बाय चांस नवंबर में एक वेव आ जाए तो मेन फोकस मार्च के पेपर में हो जाएगा और अगर मार्च में वेव आए तो भाई कोई बात नहीं, नवंबर में जो पेपर दिया उसके बेसिस पे आपको मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय द सीबीएसई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ आवर नेशन। आइए दोस्तों, टर्म 1 के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जरा टर्म 1 में हमारा 40 नंबर का एमसीक्यू आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 40 क्वेश्चंस ही आएंगे 40 नंबर के एमसीक्यू में और ये 90 मिनट्स का होने वाला है दोस्तों। 40 नंबर 40 एमसीक्यूज 90 मिनट, सब्सटेंशियल टाइम है आपके पास और इसमें थियरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगा, तो काफी अच्छा ब्लेंड रहेगा। और मैं आपको जरा पहले कोर्स वोर्स तो देखो दिख ही रहा है आपको, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है दोस्तों वो ये है कि यार कैलकुलेटर को फेंक दो, मोबाइल फोन के कैलकुलेटर को, मोबाइल को फेंको मत, साइड में रख दो अकाउंट्स के क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो भगवान ने जो आपको जो नेचुरल कैलकुलेटर दिया है आपका दिमाग, आप उसको यूज नहीं करोगे, जंग पड़ जाएगा दोस्तों। और आपको पता है जंग पड़ी हुई चीजें अच्छे टाइम पर, इंपॉर्टेंट टाइम पर काम नहीं आती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करिए क्योंकि एमसीक्यू अगर आपको अटेम्प्ट करना है अच्छे तरीके से तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा एजाइल, बहुत ज्यादा शार्प रहना पड़ेगा। एंड सेकेंडली दोस्तों, यार वो जो 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन हुआ करते थे ना पहले, अब वो यार 1-1 नंबर के आएंगे। हाँ बेटा, 1-1 नंबर के आएंगे। तो अब 4 नंबर पे आप जितनी मेहनत करते थे वो 1 नंबर के लिए करनी पड़ेगी। तो यू नीड टू बी वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट बिकॉज दोस्तों अकाउंट्स के साथ आपको पढ़ते हुए शायद 12 साल हुए हैं और मैं 13 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और मुझे पता है अकाउंट्स का पेपर किस तरीके से बनाया जाता है। अरे साहब, हम भी फंस जाते हैं कभी कभार, तो आप तो भी छोटे बच्चे हो यार, तो इस चीज को समझिएगा। कैलकुलेटर्स को यूज मत करिए, फोन्स को यूज मत करिए। क्वेश्चन करते टाइम बस आपके हाथ में पेन, आपका दिमाग, क्वेश्चन पेपर और एक रजिस्टर होना चाहिए। ज्यादा कैलकुलेशंस वहीं से करिए। मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अकाउंट्स के पेपर के साथ एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपका पेपर छूट जाएगा अगर आप लोगों ने स्पीड नहीं बरकरार कर रखी। आइए दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं सिलेबस के बारे में। सबसे पहली बात तो सीबीएसई ने यह बहुत अच्छा काम किया कि आपका पार्ट ए, मतलब जो पार्टनरशिप वाली बुक है, शेयर्स वाली जो बुक है और आपकी एनालिसिस वाली बुक है, तीनों बुक का ब्लेंड दिया है। ओए होए होए, बहुत बढ़िया काम किया है सीबीएसई ने ताकि बच्चे को सबका मिश्रण मिले। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ऐसे टॉपिक्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जिसमें से बहुत प्यारी प्यारी एमसीक्यूज बन सकती हैं। फंडामेंटल्स की बात करी जाए, पार्टनरशिप में अगर फंडामेंटल्स है और बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर गुडविल कहीं नहीं दे रखा, दोस्तों फंडामेंटल्स के अंदर ही गुडविल इंक्लूड करा हुआ है। तो फंडामेंटल्स हुआ, चेंज इन रेशियो हुआ, एडमिशन हुआ, ये सब आपके 18 मार्क्स का आएगा। शेयर्स आपके 12 मार्क्स का आएगा। और अगर हम एनालिसिस वाले बुक की बात करें तो वहां पर बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग रेशियोज आपके 10 मार्क्स की आएंगी। तो टोटल आपका 40 नंबर का हो गया है और 10 नंबर का होगा भाई आपका प्रैक्टिकल।
दोस्तों प्रैक्टिकल में क्या होता है ना कि 3 प्रोजेक्ट्स बनते हैं। एक बनता है अकाउंटिंग रेशियोज, एक बनता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और एक बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरे जजमेंट है वो ये है कि आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनाने को कहेंगे और एक प्रोजेक्ट फाइनल्स के लिए बनाने को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइएगा और भाई अच्छे से, मतलब यार हमें तो भैया पूरे के पूरे 40 में से 40 और 10 में से 10, हमें तो 100 का टारगेट लेना है यार। 99 भी क्यों स्कोर करें, 100 का टारगेट लेना है दोस्तों हम लोगों को। ठीक है, तो आई बिलीव दोस्तों टर्म 1 में जो भी कोर्स है इसके बारे में आपको पता चल गया है। इंक्लूडेड क्या क्या है दोस्तों, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है प्रॉपर्ली, पीएनएल अकाउंट आपको बनाना है प्रॉपर्ली, मतलब पीएनएल में कुछ एलिमेंट्स जो जाते हैं जैसे कि मैनेजर्स कमीशन हुआ, रेंट हुआ और इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट्स आपको पता होना चाहिए, गारंटी ऑफ अ पार्टनर आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें फंडामेंटल्स के लिए पता होनी चाहिए। गुडविल की बात करी जाए, पूरा का पूरा चैप्टर है गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज कोर्स में नहीं है लेकिन उसकी भी एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सीबीएसई का क्या भरोसा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं चेंज इन रेशियो की बात करूं, अगेन चेंज इन रेशियो में सब कुछ है। एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करने वाला लॉजिक है, गेन डेबिट सैक्रिफाइस वाली की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं बात करता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की ट्रीटमेंट, सर इतना सारा सब कुछ, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, बस सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर के लिए तो बेटा आपको गहराई में जाना पड़ेगा। एमसीक्यूज के लिए ऊपर से नहीं आप देख सकते, उसके लिए तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, आपको कोर में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको एमसीक्यूज आप क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है जी, और जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। एडमिशन की अगर बात करी जाए दोस्तों तो लास्ट ईयर एडमिशन से क्या हुआ था, कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दी गई थी और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हटा दी गई थी। इस बार भी आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है और इस बार भी कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट नहीं है दोस्तों। तो खुश हो जाओ, बहुत प्रैक्टिस लगती है इन दोनों पॉइंट्स में और अब ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। चेंज इन रेशियो में भी कैपिटल एडजस्टमेंट है लेकिन सीबीएसई ने ना कुछ क्लियर नहीं करा है। तो यार एक काम करना, एक आध 2 क्वेश्चन कर लेना उसके, यार ज्यादा नॉलेज कोई गलत बात थोड़ी ना है। अभी नहीं आ रहा, ग्रेजुएशन में तो आ जाएगा, सीएसीएस में तो आएगा ना, अभी नहीं आ रहा तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना उसकी। सीबीएसई ने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में, कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में इन द केस ऑफ चेंज इन रेशियो, बट स्टिल एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एडमिशन में नहीं है, वैसे टर्म 2 की बात कर रहा हूं, लेकिन रिटायरमेंट में भी कैपिटल एडजस्टमेंट काट दिया। तो कैपिटल एडजस्टमेंट जो लास्ट ईयर डिलीटेड कोर्स था इस बार भी डिलीटेड है। शेयर्स की अगर बात करी जाए तो सब कुछ नॉर्मल शेयर्स जैसे था वैसा पूरा का पूरा है, लेकिन इस बार दोस्तों थियरी के 2 टॉपिक्स और आ गए हैं, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और प्राइवेट प्लेसमेंट्स आ गया है और इसकी थियरी आएगी और एक एक क्वेश्चन आएंगे इसके, एक एक नंबर के, ज्यादा नहीं आने वाला। शेयर्स में भी दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एमसीक्यू बहुत प्यारे प्यारे बन सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, शेयर्स में ऐसी एमसीक्यू भी बन सकती है कि एक आपको पैराग्राफ दे दिया है उन्होंने और आपसे बोलेगा कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओ भाई अब क्या करोगे यार, इसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्कूल वाले, ट्यूशन वाले, यूट्यूबर्स भी कुछ एक रटवा देते हैं कि बेटा ये करो ये करो ये करो ये करो, काम खत्म। भाई अब नहीं रट सकते, क्योंकि अगर आपसे बोल दिया गया कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो यार रटी हुई नॉलेज काम नहीं आएगी, अब आपको करना पड़ेगा। 4 फीचर के लॉजिक्स, री इश्यू के लॉजिक्स, पार्शियल री इश्यू के लॉजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपको। और अगर मैं आपको बात बताऊं एनालिसिस की, तो एनालिसिस में भी दोस्तों बैलेंस शीट्स आएंगी, वो बहुत आसान है। बैलेंस शीट के हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ये सब, और अकाउंटिंग रेशियोज वही 4 है हमारे पास, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, उसके अलावा एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो आई बिलीव दोस्तों टर्म 1 एकदम सॉर्टेड है। एमसीक्यू आएगा 90 मिनट्स का, अच्छे से करिएगा, आग लगा देना। और आग लगाने के लिए दोस्तों आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा। फोन्स, कैलकुलेटर्स रख दो साइड में, दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। बात करते हैं दोस्तों अब टर्म 2 की। यार टर्म 2 जो है वो आपका होना है मार्च और अप्रैल में,
ठीक है। और वैसे आपके पास ना टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि देखो सबका फोकस कहाँ रहेगा, टर्म 1 में रहेगा, जो पेपर होने नवंबर दिसंबर में। तो भाई क्या आपके पास दिसंबर आधा, जनवरी और फरवरी, क्या 2.5 महीने में आप पूरा का पूरा इतना सारा कोर्स खत्म कर पाओगे? आई डाउट इट। तो थोड़ा बहुत कोर्स ना यार पहले से ही लेकर चलना, पहले से ही करना थोड़ा सा कोर्स। एनपीओ मोस्टली बच्चों ने खत्म कर दिया होगा, क्योंकि पता नहीं था, तो मेजॉरिटी स्कूल्स में एनपीओ ही स्टार्ट होते, तो एनपीओ जरूर कर लेना जरा। मतलब कोर्स सब कुछ ही करना है, बट स्टिल टर्म 1 में ही एनपीओ और एक आध चैप्टर ना दूसरे वाले टर्म का इंक्लूड कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला पेपर एमसीक्यू नहीं है बेटा, अगला पेपर सब्जेक्टिव है। 120 मिनट मिलेंगे आपको 40 नंबर के लिए। आइए जरा एक एक करके बता देता हूं मैं जरा। सबसे पहले आपके पास एनपीओ आएगा 10 नंबर का, पहले भी 10 नंबर का था, अभी भी 10 नंबर का ही है। इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स की बात करूं, सब कुछ नॉर्मल है दोस्तों, 3-4 एडजस्टमेंट्स आएंगी आपके पास, और आपके पास छोटे वाला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी बात है। एडजस्टमेंट वगैरह, दिस इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ना, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद अगर पार्टनरशिप की बात करी जाए तो दोस्तों पार्टनरशिप सिर्फ 12 नंबर की बची हुई है, और इसमें सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं, रिटायरमेंट डेथ और डिसोल्यूशन। 12 नंबर का आएगा, एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखो यार, मैं बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मेरे सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, बहुत धोखेबाज सब्जेक्ट है दोस्तों। भाई मैंने बहुत टाइम बिताया इसके साथ, बहुत धोखेबाज सब्जेक्ट है, मेरे को धोखा दे देती है कभी कभार। और आपको ही पता है दोस्तों, जरूरी नहीं है बैलेंस शीट बराबर हो गया इसका मतलब यह है कि आपका सोल्यूशन ठीक है, जरूरी नहीं है। पता ना आपके साथ भी हो रखा होगा ऐसा, मेरे साथ भी हो रखा है। तो दोस्तों सोचिए कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत है, बस प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। विराट कोहली इतना महान प्लेयर है, उसके बाद भी अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं, नेट सेशन करते हैं, तो दोस्तों उनसे तो कम ही हो ना आप, तो समझिए प्रैक्टिस की अहमियत समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन आपके 12 मार्क्स का है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स है आपके पास, जो कि 8 नंबर का है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, खुश हो जाइए, स्माइल करिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। और इशू ऑफ डिबेंचर्स में सब कुछ है। और एक चीज बता दूं, टीडीएस आपके कोर्स में नहीं है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके कोर्स में नहीं है अब, तो उसमें फालतू में मत खराब करना, अपना कोर्स में नहीं है। बाकी कोलेट्रल है, इशू ऑफ डिबेंचर्स के नॉर्मल वाले जो इशू के जो 6 केसेस होते हैं वो सब कुछ है आपके कोर्स में। टीडीएस नहीं है, टीडीएस में दिमाग खराब मत करना। कंसिडरेशन अदर देन कैश सब कुछ एकदम नॉर्मल है दोस्तों। अगर मैं अब जाता हूं केस नंबर बुक नंबर बी में, जो कि है आपका एनालिसिस वाली बुक, तो दोस्तों उसके अंदर आएगा आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज, क्योंकि ऑब्वियसली उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है, उसका एमसीक्यू बन भी नहीं सकता, तो वो आपके पास आएगा। और लास्टली अगर मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें तो यार बहुत सारी आपको प्रैक्टिस जरूरत है। एक ऑनेस्टली एक टीचर का एक ओपिनियन देता हूं दोस्तों, अनाप शनाप क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके अंदर बहुत गंदे गंदे एडजस्टमेंट्स हैं, उससे बस आप लोग अपना दिमाग ही खराब करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। फालतू के क्वेश्चंस करने में अपना टाइम खराब मत करना, वही क्वेश्चंस करना जो बोर्ड्स अपने एग्जाम पैटर्न में पूछता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सिर्फ इन्हीं की ट्रीटमेंट्स देखना, दैट्स इट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड की अगर बात करी जाए तो प्रीवियस ईयर का कंसिडर करना है, इस साल का कंसिडर नहीं करना। ये सारी चीजें ध्यान रखना बेटा, यही ज्ञान है जो आपको अपने एग्जाम में 40 में से 40 दिलवाने वाला है दोस्तों। ठीक है जी, तो ये रहा मेरे सामने टर्म 2, और टर्म 2 में भी प्रोजेक्ट है हमारे पास 10 मार्क्स का, जो मैंने आपको बताया था 3 प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 2 तो टर्म 1 में ही बनवा लेंगे, और एक कैश फ्लो का प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको टर्म 2 में बनवाएंगे दोस्तों। तो 120 मिनट 40 नंबर ग्रैब करने हैं आपको, आराम से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा मिल गया है आपको। लेकिन बस दोस्तों प्रैक्टिस में फोकस करिएगा, प्रैक्टिस में ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि भैया कैलकुलेटर रखो साइड पे, फोन रखो साइड पे, दिमाग लगाए रखना क्वेश्चन में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। और दोस्तों एक चीज और बताता हूं मैं, ऐसा मत करना कि यार एमसीक्यू का मतलब वो सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ 4 ऑप्शन आएगा और टिक मारना है।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सीबीएसई ने कुछ केस स्टडीज दे रखी हैं, वो तो बहुत लल्लू सी केस स्टडीज हैं, बहुत लॉलीपॉप केस स्टडीज हैं। आप लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डलवा दूंगा, प्लीज उसको डाउनलोड करके देखिए। कितनी आसान केस स्टडीज हैं। लेकिन आप लोग ऐसी बुक प्रेफर करिएगा दोस्तों एमसीक्यूज और स्पेशली केस स्टडी के लिए जिसके अंदर केस स्टडीज बहुत सारी हों, क्योंकि केस स्टडीज से भी क्वेश्चन बनने वाले। जैसे आपको एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे पूछा जाएगा बताओ क्या क्या आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो यार काफी अच्छी किस्म की केस स्टडीज आ सकती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग केस स्टडीज को भी अच्छे से कर रहे हो और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा दोस्तों मैं। 2015 में ना केस स्टडीज आए थे बिजनेस स्टडीज में। उस टाइम कई बच्चों के अंदर था कि यार 80 में से तकरीबन जो है 60 नंबर की हमारी केस स्टडी आएगी, हम तो सिर्फ केस स्टडी पढ़ के चले जाएंगे। दोस्तों अब आप बताइए क्या वो एक इमेच्योर डिसीजन था बच्चों का? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है अब आप मैच्योर हो चुके हैं बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज को लेके। आपको पता है कि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ेंगे आप केस स्टडी को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आ गया यार लिमिटेशन बताओ उसके प्लानिंग के, तो आपको पहले सारे के सारे लिमिटेशन पता होने चाहिए ना, उसी के बाद तो आप बता पाओगे कि इस केस स्टडी में कौन कौन से पॉइंट्स थे। मेरे अकाउंट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है मेरे बच्चा पार्टी, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है मेरे अकाउंट्स में भी, कि अगर आपको पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है कि इसकी थियरी क्या है, आप एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो अच्छे से एमसीक्यू अटेम्प्ट करिएगा। गुडविल में से काफ़ी अच्छे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। केस स्टडी की बात करूं तो एडमिशन से केस स्टडी बन सकती है, फंडामेंटल्स में बहुत अच्छी केस स्टडीज बन सकती हैं, शेयर्स में तो बननी ही बननी है। ये तो यार लिखवा लो स्टैम्प पेपर में, श्रीनिवास सर से बोला है सर ने, बनेगी तो बनेगी। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी केस स्टडीज बन सकती है। एक पूरा का पूरा फुल फ्लेट क्वेश्चन आ गया और पूछेगा आपसे कि बताओ 8 क्वेश्चन आ गए और बताओ कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। और रेशियो एनालिसिस में केस स्टडी काफ़ी अच्छी बन सकती है, बैलेंस शीट में से काफ़ी अच्छी केस स्टडी बन सकती है। तो उन्होंने सीबीएसई ने बहुत अच्छा ऑप्शन ये लिया है कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है जिसकी केस स्टडी बनाई जा सकती है दोस्तों, और जिसके एमसीक्यूज अच्छे आ सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों कॉन्सेप्ट में फोकस करिए और फिर केस स्टडी को अटेम्प्ट करिए। एक छोटा सा सेक्शन है दोस्तों, हाउ टू फिल ओएमआर शीट्स। मैं उसका जरा बता देता हूं। ओएमआर शीट कोई इंसान मैन्युअली चेक नहीं करता, ओएमआर शीट को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और स्कैन किया जाता है। तो प्लीज भाई अपने नाम की स्पेलिंग में कोई गलती मत कर देना, अपने रोल नंबर में कोई गलती मत कर देना, और जो भी डिटेल्स पूछी जाती है 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो यार। पेपर कैंसिल करवाने से बेटर है कि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लेकर ओएमआर शीट अच्छे से भरना, और प्लीज अच्छे से भरना। और मैं यही रेकमेंड करूंगा, कई बच्चे सोचते हैं कि चल यार पहले हम लोग टिक 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 कर देते हैं उसके बाद एंड में ओएमआर शीट भरेंगे। बेटा मिस हो जाएगा। टिक टिक मारने के चक्कर में तुम लगाओगे 85 मिनट्स और उसके बाद गोले 5 मिनट में नहीं मारे जाएंगे। आपको लगता है कि गोले मारने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, बहुत टाइम लगता है गोले मारने में। तो ऑन द स्पॉट 10-10 का पैटर्न लेना और ऑन द स्पॉट आप लोग ओएमआर शीट्स को फिल करना। बहुत मैं बता रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों। सो दैट्स इट दोस्तों, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत मैं आपके लोगों के साथ, आप बच्चों के साथ अरिहंत पढ़ाकू के माध्यम के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। बड़ा अच्छा लगता है यार आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। जो भी आपकी प्रॉब्लम परेशानी समस्याएं हैं यार आप पूछो हमसे, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू सर्व यू। सच्ची मुच्ची वी आर हियर यार। आप कमेंट करके तो देखो जरा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हर उस बच्चे को शेयर करना जो भैया 12वीं क्लास में है और जिसको इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सकता है। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया लेकिन इस वीडियो में आपको वो सारी बातें आपको मिल गई हैं जो आपको चाहिए थी 12वीं क्लास में रॉक करने के लिए, बोथ इन एमसीक्यूज एज वेल एज इन सब्जेक्टिव। तो यार मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी, एक बार दोबारा मिलेंगे। मे बी तब मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा भी, ये तो सब मैं बताता ही रहता हूं। उस टाइम शायद थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सब बता दूंगा। अगर कुछ पूछना हो कॉमेंट सेक्शन ऑलवेज अवेलेबल है दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।